Bismillahirrahmanirrahim. I am Mehvi Shayaz from Al-Shifa College of Pharmacy Technician. Today we are going to discuss about chapter number 8 blood. बच्चे अपने प्रीवियस लेक्चर में जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, सेलुलर पार्ट एंड ए सेलुलर पार्ट। तो बच्चे जो सेलुलर पार्ट है उसके फर्दर 3 पार्ट्स है, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। बच्चे अपने जितने भी लेक्चर्स गुजरे हैं उसमें हम रेड ब्लड सेल्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। आज हमने वाइट ब्लड सेल्स को डिस्कस करना है। तो चलिए उसके डेफिनेशन की तरफ सबसे पहले चलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हम एक और नेम देते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। बच्चे ल्यूकोसाइट्स का क्या मीनिंग है? ल्यूको का मतलब होता है वाइट, साइट्स का मीनिंग होता है सेल्स। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारे बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम का मोबाइल यूनिट होते हैं। तो अब बच्चे देखिए जो उसकी क्लासिफिकेशन है कि हम इसको 2 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स जिसको हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं और ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट जिसको हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। तो बच्चे देखिए सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स में ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स को देखते हैं। तो देखें कि ये जो ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये रेड बोन मैरो में डेवलप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की है कि ये रेड बोन मैरो में डेवलप होंगे और उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे, जस्ट लाइक देखें न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स। ये ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं और इनमें ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं और इनमें न्यूक्लाई प्रेजेंट होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इसके 3 टाइप्स हैं। ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स की 3 टाइप्स हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर एसिनोफिल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल्स। बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे एक ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स को। ये दूसरी टाइप है ल्यूकोसाइट्स की। अब देखें कि ये डेवलप होते हैं लिम्फाइड टिश्यू में। हमने अपने जो ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ा है कि ये डेवलप होते हैं बोन मैरो में, लेकिन जो ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं ये लिम्फाइड टिश्यू में डेवलप होंगे और इनमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल नहीं होगा। देखिए ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आपको दिखाए हुए हैं, और साथ ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दिखाए हुए हैं और इनमें आप देख सकते हैं कि इनमें ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं हैं। अब देखिए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स में 30% लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं और 50% मोनोसाइट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह हम वो कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं जो कि फ्रेगमेंट्स होते हैं वाइट सेल्स का, ये भी बोन मैरो में पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि कितने नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हमारे मौजूद होते हैं ब्लड में। तो जो एवरेज है वो होगा कि 7000 पर मिलीमीटर क्यूब एवरेज वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में मौजूद होता है। उसके अलावा रेंज क्या है इसकी 4000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब। अब देखिए जो नॉर्मल वैल्यूज है ना वाइट ब्लड सेल्स की, तो वो हमें अब यहाँ डिस्कस करनी है। देखिए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 5400 पर मिलीमीटर क्यूब। इसी तरह पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर एसिनोफिल्स, यहाँ ये आप देख सकते हैं कि इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 275 पर मिलीमीटर क्यूब। इसी तरह जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं बेसोफिल्स, तो ये इनकी नॉर्मल वैल्यू होगी 35 पर मिलीमीटर क्यूब। इसी तरह लिम्फोसाइट्स, ये रहे लिम्फोसाइट्स, इनकी होगी 2750 पर मिलीमीटर क्यूब। इस मोनोसाइट्स की होगी 450 पर मिलीमीटर क्यूब। अब देखिए केमिकल नेचर के वाइट ब्लड सेल्स में कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स में बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं, ग्लाइकोजन मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड मौजूद होते हैं। अब जो लाइफ स्पैन है कि इनकी जिंदगी का दौरानिया वाइट ब्लड सेल्स का, तो देखिए जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं बेसिकली वो 4 to 8 आवर्स सर्कुलेटिंग ब्लड में मौजूद रहते हैं। इसी तरह 4 to 5 डेज जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं टिश्यूज में मौजूद रहेंगे। इसी तरह मोनोसाइट्स देखें तो मोनोसाइट्स 10 to 20 आवर्स ब्लड में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा टिश्यूज में मंथ्स और इवन ईयर्स के महीनों या सालों मौजूद रहेंगे। इसी तरह हम कहते हैं कि लिम्फोसाइट्स हैं कि लिम्फोसाइट्स और टिश्यूज मैक्रोफेजेस। बच्चे देखें ये जो लिम्फोसाइट्स हैं बेसिकली जब एंटीजन आएगा तब ये लिम्फोसाइट्स यूटिलाइज होंगे, अदरवाइज महीनों सालों तक ब्लड के अंदर मौजूद रहेंगे। अब नेक्स्ट है कि कहाँ ये साइट्स क्या
कि कहाँ पर WBCs प्रोड्यूस होंगे, उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो अब देखें फीटस में जो WBCs हैं बेसिकली यॉर्क एरिया के मीजोडर्म में ये डिवेलप होना शुरू करते हैं WBCs। इसी तरह बर्थ आफ्टर बर्थ के पैदा होने के बाद बोन मैरो में बेसिकली WBCs प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं। तो किस फॉर्म में? ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स और फ्यू लिम्फोसाइट्स की फॉर्म में ये प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। इसी तरह अगर लिम्फ टिश्यू में जाएं तो लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स डिफरेंट वेरियस एरियाज में ये प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह देखें डिफरेंट लिम्फोजेनिक ऑर्गन्स जिसमें लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, इनमें प्रोडक्शन होती है। अब टॉन्सिल्स आप देख सकते हैं, ये आपको नॉर्मल टॉन्सिल्स और इन्फ्लेम टॉन्सिल्स भी दिखाएगी। अब फंक्शन क्या है वाइट ब्लड सेल्स के? मेनली इसका फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। बच्चे अब फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ये इंगल्फ करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल को, बैक्टीरिया को और वायरस को। अब बच्चे देखें इंगल्फ करना क्या होता है कि निगलना, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन पार्टिकल आएगा तो जो हमारी बॉडी में ब्लड में मौजूद न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस हैं ये उस बैक्टीरिया, वायरस को निगल देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स उसको इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब देखिए एंटीबॉडी फॉर्मेशन। लिम्फोसाइट्स बेसिकली ये फ्रैक्शन है सीरम ग्लोबुलिन का। तो अब जो इम्यून बॉडीज हैं ये एसोसिएटेड होती हैं ग्लोबुलिन से। तो अब देखें जो लिम्फोसाइट्स है ना, इनका बेसिकली काम होगा बॉडी को डिफेंड करना। ये आपको एक एंटीबॉडी दिखाई हुई है कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन किस लिए होती है कि कोई भी हमारी बॉडी में एंटीजन आता है तो ये एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म शो करती है हमारी बॉडी और हमें इन्फेक्टेड होने से बचाती है। अब देखें इसके मेन दूसरा जो पॉइंट्स हैं दैट इज सेलुलर डिफेंस। इसमें क्या होगा कि जितने भी पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जस्ट लाइक प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक वर्म्स ये रिलीज करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस को। जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा फेगोसाइटोसिस के दौरान तो क्या होगा कि ये प्रोटोजोआ और पैरासिटिक वर्म्स एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस को रिलीज करेंगे जस्ट लाइक हिस्टामिन। तो देखिए उसके लिए बॉडी को एक्सटर्नली एक मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये हमारी मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। रिजिक्स सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड होती है। जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो ये प्रिस्क्राइब की जाती है। दिन में एक बार लेनी होती है। ओडी डोज होती है इसकी रिजिक्स की। उसके अलावा फिब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन की जो लिम्फोसाइट्स हैं वो फिब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे इन्फ्लेमेशन की साइड पर और ये क्या करेंगे रिपेयरिंग में हेल्प करेंगे बॉडी को। उसके अलावा सिक्रीशन ऑफ हेपरिन कि ये बेजोफिल्स का काम क्या होगा कि ये हेपरिन को स्क्रीट करेंगे। इस तरह से हमारी बॉडी को ये हेल्प करेंगे कि ये प्रिवेंट करे इंट्रावेस्कुलर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड से प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी को। बच्चे दिस इज ऑल अबाउट वाइट ब्लड सेल्स। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।